हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। जो कॉन्सेप्ट था विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधि ख़त्म हो चुका है, लास्ट हो चुका है। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वज्र गुणन विधि के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस विधि से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो बने रहे मेरे साथ, ध्यान से समझिएगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और थोड़ा टिपिकल भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन आज की क्लास में ये बिल्कुल आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊंगा और इजीली आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हैं, डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर आते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये जो भी स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जान लो पहले, ये जो क्लास चल रहा है ये मैथ स्पेशल बैच है क्लास 10th का। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, असम बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो, हर बोर्ड में मैथ इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास 10th का मैथ स्पेशल बैच है। पूरा सिलेबस स्टेप वाइज, सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज आपका कवर करवाया जाता है। तो अगर आप 10th का स्टूडेंट्स हो तो बने रहे मेरे साथ, क्लासेस को देखिए ध्यान से। चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट मिल सके। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको टोटल सिलेबस कवर करवाया जाता है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी। हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, और दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का दो विधि होता है, दो कॉन्सेप्ट होता है। एक ग्राफिकल मेथड, एक होता है अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो हम लोग अलजेब्रिक मेथड पढ़ रहे हैं और अलजेब्रिक मेथड में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ये होता है वज्र गुणन विधि। तीन विधि होता है, जिसमें हम लोग दो विधि लास्ट कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वज्र गुणन विधि के बारे में। आज कोशिश करूंगा कि पूरे वज्र गुणन विधि कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया जाए, और आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले क्लासेस में हम लोग लैंग्वेज के आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कि लैंग्वेज के आधारित बहुत सारे प्रश्न होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो टोटल की बात करते हैं तो टोटल 23 क्लासेस हो चुका है और आज आपका 24 क्लास है। आपको एक बात बता दूँ, ये इस चैनल के माध्यम से, आप जिस चैनल पे आप देख रहे हो, उस चैनल पे आपका टोटल 2 चैप्टर, आपका त्रिकोणमिति और बहुपद, ये दोनों चैप्टर कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। और ये क्लास चल रहा है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्लास। तो ज़्यादा बात ना करते डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो आप हेडिंग करिएगा वज्र गुणन विधि, जो कि इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि है। क्लियर है? तो चलिए सॉल्व करते हैं, हम लोग को सीखने का प्रयास करते हैं वज्र गुणन विधि। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका पहले कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद हम लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बहुत सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक आखिरी बात है क्लास स्टार्ट करने से पहले, कि आप लोग, मैं बार बार आपको कहता हूं कि नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स ही आपको सफलता की शिखर पर पहुंचा सकता है। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे, डेफिनेटली मैथ में स्कोर नहीं कर पाओगे, है ना। और नोट से बहुत सारा बेनिफिट्स हैं। नोट से क्या बेनिफिट्स मैं आपको बता दूं, नोट से एक बार रिकॉल हो जाता है और एग्ज़ाम के टाइम में आपको बढ़िया से, कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों को सीखने को मिलता है नोट से। क्लियर है? और नोट्स में एक और फ़ायदा आपको, कि मैथ्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्लासेस, बोर्ड एग्जाम्स में, ये बहुत मायने रखता है। तो नोट्स आप ज़रूर बनाइए एक प्रॉपर ढंग से। अगर आप पूरे वीडियो को नहीं देखा है तो जाके पहले पूरे प्लेलिस्ट को ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए, उसके बाद एक प्रॉपर नोट्स बनाइए चैप्टर वाइज। उसके बाद नोट्स बनाते वक्त आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूटे। प्रत्येक कॉन्सेप्ट को एक बढ़िया से नोट्स बनाइए, उसके बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स का दूसरा नाम प्रैक्टिस होता है। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो डेफिनेटली आप एग्जाम्स में स्कोर नहीं कर पाओगे। क्लियर है? अगर आप चाहते हो 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट लाना, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना मैथ्स पेपर में, तो मैं जो कहता हूँ ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप डिस्कस करिए, ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, बहुत सारे बात हो गई, अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए नोट्स ज़रूर बनाइएगा, कि नोट्स के लिए बार बार आपको मैं बताता हूँ, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जो विधि है वो किस में लागू होता है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने में ये विधि, ये कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो सबसे पहले जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो फॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, आप कहो सर a1x, ठीक है।
प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। आप कहोगे सर ये क्या है, आप कहोगे सर ये जो है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। दोस्तों ये बात आपको पता होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो फॉर्म होते हैं, मानक रूप होता है, वो ये होता है। इसी इक्वेशंस को सॉल्व करने का, इसी इक्वेशंस को हल करने का अलजेब्रिक विधि से हम लोग तीन विधि के बारे में पढ़े हैं। सबसे पहला विलोपन विधि, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद ये आपका तीसरा वज्र गुणन विधि। तीनों विधि में विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि से मैंने पूरे सिस्टमैटिक तरीके से कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया है। पिछले वीडियो आप जाकर देख लीजिए। और इस क्लास में हम लोग वज्र गुणन विधि से इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये विधि क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, समझने का पूरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण में अधिकतर हम लोग x और y की वैल्यू पता करते हैं। तो इसमें आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका x है, अगर यहाँ पे y डाल दिया जाए और यहाँ पे आप 1 डालिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब x की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान से समझिएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए x को हाइड करना पड़ेगा। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो डेफिनेटली आपको ये कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ टाइम तक आप इस कॉन्सेप्ट को डेवलप कर पाओगे। क्लियर है? समझिएगा ध्यान से। x की वैल्यू निकालने के लिए आपको x वाले पोर्शन को हाइड करना पड़ेगा। x की वैल्यू निकालने के लिए x वाले पोर्शन को हाइड करना पड़ेगा। आप कहोगे सर x वाले पोर्शन को हाइड करते वक्त मुझे क्या क्या मिला, तो b1, y का कोफिशिएंट b1 और यहाँ पे c2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट b2, यहाँ पे c1, तो यहाँ पे b1 b2 है, तो यहीं पे आपको लिखना है b1 b2। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ईजिली आपको समझ में आएगा। फिर कहोगे सर b1 b2 तो लिख दिया, फिर यहाँ पे c1 c2 भी है, तो यहाँ पे आप c1 और c2 भी लिख दीजिए और इस x को आप बीच में लिख दीजिएगा। ठीक है, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है? कहोगे सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की वैल्यू फाइंड करना है तो आपको x वाले पोर्शन को हाइड करना पड़ेगा, x वाले पोर्शन को छुपाना होगा। तो यहाँ पे छुपा दिए तो बचा b1 b2, फिर यहाँ पे c1 c2, फिर यहाँ पे c1 c2 हो गया। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कहता है सर y की वैल्यू निकालिए, तो y की वैल्यू निकालना है तो y वाले पोर्शन को हाइड करना पड़ेगा, y वाले पोर्शन को छुपाना पड़ेगा। जैसे ही y वाले पोर्शन को छुपाओगे ना तो c1 c2 और a1 a2 बचा। कहोगे सर c1 c2 तो पहले से अवेलेबल है, c1 c2 तो पहले से अवेलेबल है, बचा a1 a2, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए a1 a2। बताओ इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है? y वाले पोर्शन को निकालने के लिए y वाले पोर्शन को हाइड करना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा। आप कहोगे सर छुपाने पर c1 c2 तो पहले से अवेलेबल है, बचा a1 a2, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए a1 a2। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहोगे सर नहीं। फिर आप कहोगे कि इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, बचा एक बेचारा, एक तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। तो कहोगे सर एक जो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म होता है c1 c2, तो इस कांस्टेंट टर्म को छुपा दो, इस कांस्टेंट टर्म को हाइड कर दो। मतलब स्टेप बाय स्टेप तीनों को हाइड करके देख लो, आप देखोगे ना तो ईजिली आपको फार्मूला डेवलप हो जाएगा। तो आप ये कांस्टेंट टर्म को जब हाइड करोगे ना, तो जैसे ही हाइड करोगे बोलोगे सर यहाँ पे a1 a2 बचा, b1 b2 बचा। आप कहोगे सर a1 a2 तो पहले से अवेलेबल है, a1 a2 तो पहले से अवेलेबल है, लेकिन b1 b2 नहीं है, तो यहाँ पे आप b1 b2 लिख दीजिए, यहाँ पे आप b1 और b2 लिख दीजिए और इस एक वाले कांस्टेंट को आप बीच में लिख दीजिए। कहोगे सर यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? चलिए एक बार आप फोल्ड कीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो देख लेता हूँ। चलिए बिल्कुल कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर ढंग से क्लासेस चल रही है, प्रॉपर ढंग से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x को हाइड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे b1 b2 c1 c2, b1 b2 c1 c2। y की वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, y वाले पोर्शन को हाइड करना पड़ेगा। हाइड कर दोगे तो a1 a2 तो
यहाँ लिख दीजिए, और C1 C2 तो है ही है पहले से, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म मतलब 1 को हाइड करना पड़ेगा, बचेगा A1 A2 B1 B2 का होगा सर, A1 A2 तो पहले से अवेलेबल है, बचा B1 B2 लिख दीजिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कहोगे सर प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास करना। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 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 इसको आप इससे और इसको आप इससे। यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ से x की वैल्यू मुझे फाइंड हो जाएगी। आप कहोगे सर पहले B1 C2 किया तो B1 C2 कर दीजिए, मतलब B1 मल्टीप्लाई बाई C2, फिर यहाँ पे ऐसे किए, फिर माइनस B2 C1। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, B2 C1 कुछ नहीं किया, x की जो वैल्यू है वो B1 C2 मतलब डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, B1 C2 माइनस B2 C1। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर यहाँ पे बराबर कर दीजिए, फिर y की पोर्शन है तो y वाले पोर्शन ले लीजिए, फिर यहाँ से C1 A2, ध्यान से समझिएगा, C1 A2, फिर माइनस कर दीजिए C2 A1, बात समझ में आई। C1 A2 माइनस C2 A1, फिर यहाँ पे इक्वल, ये जो पार्ट है कांस्टेंट टर्म 1 है, 1 के लिए A1 B2, ध्यान से समझिएगा, A1 B2 मतलब A1 B2, उसके बाद A2 B1 माइनस A2 B1। तो ये आपका एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, इसी पर आपके टोटल क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। आप समझ में आए, ये बात बढ़िया से समझ में आए, कुछ नहीं किया गया है। B1 C2 माइनस B2 C1 फिर यहाँ से y की वैल्यू C1 A2 माइनस C2 A1, फिर कांस्टेंट टर्म 1 इक्वल टू A1 B2 माइनस A2 B1। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहोगे सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ गया समझ में, ठीक ना। अब देखो जो मेन फार्मूला है वो आपके सामने मैं लिख देता हूँ, उसी पर आपका टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप कहोगे सर कैसे लिखाएगा? आप देखो ये वाला जो पोर्शन है, ध्यान से समझने का प्रयास करना, ये वाले जो पोर्शन है और ये वाले जो पोर्शन है और ये वाले पोर्शन है, आप कहोगे सर तीनों पोर्शन तो इक्वल है, तो आप यहाँ से एक चीज़ सीखोगे कि मुझे इस इक्वेशंस में x और y की वैल्यू पता करना है, x और y की वैल्यू पता करना है। तो आप x और y को अगर साथ में लेकर चलोगे तो डेफिनेटली सेपरेटली आप x और y की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसके लिए आपको x को इसके साथ रखना होगा और y को भी इसके साथ रहना पड़ेगा। मतलब बारी बारी से आपको क्या करना है कि x को इसके साथ रख दीजिए और y को भी इसके साथ रख दीजिए, तो आप इजीली x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। आप कहोगे सर इसको, ये जो x है ये इक्वल है, मतलब तीनों आपस में इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, कह सकता हूँ ना। तो यहाँ से मुझे निष्कर्षण मिला कि जो x है अपॉन क्या है भाई बता दो, B1 C2 माइनस B2 C1, कह सकते हैं कि ये इक्वल है 1 अपॉन, मतलब इसके इक्वल है A1 B2 माइनस A2 B1, कह सकता हूँ ना, बिल्कुल कह सकता हूँ। आप कहोगे सर ये आप कह सकते हो, कोई बात नहीं बोल दो, लेकिन y को भी बोल दोगे ना, तो y भी लिख दीजिए। y का मान कितना है? आप कहोगे सर C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, बोल सकते हो ना, बिल्कुल बोल सकते हो। मतलब ये x इस कांस्टेंट टर्म के बराबर है, y भी कांस्टेंट टर्म के बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। अब यहाँ से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। आप कहोगे सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा तो इसको आप इससे गुना मत कीजिए, इसको जस के तस रखिए, इसको सिर्फ उधर ले जाइए। तो जैसे ही उधर ले जाओगे तो x की जो वैल्यू हो जाएगा, ये वाला पार्ट इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब 1 से किसी भी नंबर, किसी भी पार्ट्स में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही पार्ट्स रह जाता है, तो यही पार्ट यहाँ पे चला जाएगा। तो x की जो वैल्यू होगा B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन ये वाला पार्ट रह जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1।
तो ये आपका x की वैल्यू बहुत ही रामबाण तरीका है, वज्र गुणन विधि इजी मेथड होता है। बस आपको एक बार इसको समझना पड़ेगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, आप इजीली क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो x की वैल्यू आपका ये वाला पार्ट्स आ गया। आपको डायरेक्टली क्या करना है इस वाले कॉन्सेप्ट में, x की वैल्यू निकालने के लिए a1 b2 c1 a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। फिर यहाँ से y की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, मतलब c1a2 माइनस c2a1 अपॉन यहाँ पे होगा a1b2 माइनस a2b1। तो ये आपका y की वैल्यू आ गया, ये आपका क्या आ गया, y की वैल्यू आ गया। तो ये x और y की वैल्यू हो गया। आप इस वाले फॉर्मूला पे आसानी से क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो पहले आप इस सभी कॉन्सेप्ट को एक बार बढ़िया से नोट्स कर लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को रिप्ले कीजिए और ध्यान से देखिए। उसके बाद हम डायरेक्ट ये फार्मूला आपको एक शॉर्टकट तरीका में लिखा देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चलेंगे, ईजिली आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करिए बढ़िया से। हो गया, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और बढ़िया से इसको राइटिंग में लिखिए, सुंदर सुंदर राइटिंग में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। क्लियर है? चलिए हो गया, चलिए ठीक है, अब यहाँ पे लिखने का प्रयास कीजिएगा। इक्वेशंस आपके सामने हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस है, ठीक है ना। और इस इक्वेशंस में आपको x की वैल्यू फाइंड करना है बीजगणित विधि से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1, ये x की वैल्यू हो जाएगा, और a1 b2 माइनस a2 b1, ये आपका x की वैल्यू हो जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और जो y की वैल्यू हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ जो y की वैल्यू हो जाएगा, आप ये वाला पार्ट को लिख दीजिए, c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा y वाले पार्ट्स। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिए, c1a2 माइनस c2a1 और a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, तो ये वाला पार्ट्स आप एक बार लिख लीजिए और इसी वाले कॉन्सेप्ट पे, इसी फार्मूला पे टोटल क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होंगी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी वाले कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसी फार्मूला को बोला जाता है वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो पहले आप इसको बढ़िया से नोट कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस लिखने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चंस आप लिखिएगा, क्वेश्चंस क्या क्या है आप एक बार ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज की क्लास का वज्र गुणन विधि में। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट है सर x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये आपका फर्स्ट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ लिखिएगा 3 क्वेश्चन नंबर, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पे लिखिएगा 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखिएगा
क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है देखिएगा, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, और नेक्स्ट क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। ये 5 क्वेश्चंस है आपके सामने। इस 5 क्वेश्चंस को आप एक बार बढ़िया से देख लीजिए और देखिएगा किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको बढ़िया से देखिए, उसके बाद नीचे वाला जो क्वेश्चंस है बिल्कुल आसान है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग कहानी को, और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला देखो, सबसे पहला बात ये रही कि इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व तो कर देंगे, लेकिन एग्जाम्स में किस प्रकार रिप्रेजेंट करना ये मायने रखता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चंस लिख लीजिएगा, नोट्स जब बना रहे हो तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख दीजिएगा कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को वज्र गुणन की विधि से सॉल्व करें, वज्र गुणन विधि से हल करें। यहाँ पे लिखने का प्रयास कीजिएगा कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को वज्र गुणन विधि से हल करें। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को वज्र गुणन विधि से हल करें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग सॉल्व पर चलते हैं और सॉल्यूशन देखते हैं इसका कि कैसे हम लोग इस सभी सवाल को ईजिली हम लोग वज्र गुणन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल यहाँ पे लिखिए हल। देखो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे लिखोगे, कैसे रिप्रेजेंट करना, ये मायने रखता है। अगर मान लिया जाए कि इन सभी क्वेश्चंस अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाए तो उसका भी ट्रिक अप्रोच मैं बताऊंगा इसके बाद, जब क्लासेस लास्ट होगी, इस चैप्टर जब लास्ट होगी तो उसके लास्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज पर बात करेंगे और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी आपको बताएंगे कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में अभी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस प्रकार हम लोग सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, इनकी जो कॉन्सेप्ट है मैं लास्ट क्लास में मैं आपसे बात करूंगा। तो पहले आप थ्योरेटिकल क्लास समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद हम लोग ट्रिक पर बात करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो डेफिनेटली ट्रिक भी आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तो चलिए सॉल्व करते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल आपके सामने है दोस्तों, x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो एग्जाम्स में मैथ्स को क्वेश्चंस को किस प्रकार रिप्रेजेंट कर रहा है ये मायने रखता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि सर जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो समीकरण दिया हुआ है, उसको पहले इस मानक रूप के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है कि उसको मानक रूप के रूप में बदलना पड़ेगा। तो इसको आप इस वाले फॉर्म में बदलोगे ना, तो यहाँ पे 0 लाना है। तो इस वाले फॉर्म में जब बदलोगे तो यहाँ पे आप लिखना यहाँ x प्लस वाई। अब इस 2 को उठा के इधर लाओगे तो -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है ना? फिर यहाँ से x माइनस वाई, इस 4 को इधर लाओगे तो -4 इक्वल टू 0। तो पहला आपको कॉन्सेप्ट है, पहला स्टेप है आपको कि सबसे पहले इक्वेशंस को, समीकरण को इसके फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही चेंज कर दीजिएगा उसके बाद आपको करना क्या है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू और a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू। देखो कैसे हम लोग स्टेप देख रहे हैं, स्टेप को आप ध्यान समझिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि उस इक्वेशंस को इस फॉर्म में आपको चेंज करना है। उसके बाद आप a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यू आप निकालो। आपको सर a1 क्या है? a1 x का कोफिशिएंट है, b1 क्या है? y का कोफिशिएंट है, c1 कांस्टेंट टर्म है, a2 क्या है? x का कोफिशिएंट है, b2 क्या है? y का कोफिशिएंट है, c2 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। यह बात आपको पता है। आपको अगर सर इस वाले इक्वेशंस में a1 की वैल्यू बात करें तो a1 क्या है दोस्तों? a1 है x का कोफिशिएंट पहले वाले समीकरण में, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे, तो a1 की वैल्यू 1 हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए a2 की वैल्यू बात करते हैं। तो a2 मतलब इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट भी यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे a2 की वैल्यू भी 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू भी 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे b1 की वैल्यू चाहिए। तो b1 क्या है आपका? होगा सर b1 जो है y का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट +1 है, तो यहाँ पर भी b1 की वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे b2 की वैल्यू बात करते हैं। तो b2 मतलब सेकेंड वाले इक्वेशंस का y का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे b2 प्लस में या माइनस में है, तो यहाँ पर भी आपका -1 हो जाएगा b2 की वैल्यू।
यहाँ तक समझ में आया, मतलब y का कोफिशिएंट माइनस है तो -1 हो गया, ठीक है। उसके बाद C1 की बात करते हैं, तो C1 फर्स्ट वाले समीकरण, फर्स्ट वाले इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे -2 कर दीजिए, ठीक है। जो यहाँ रहेगा आप यहाँ पे लिखिएगा। फिर C2 की वैल्यू आपका -4 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहोगे सर A1 की वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशंस में x का कोफिशिएंट, B1 की वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशंस में y का कोफिशिएंट, और C1 की वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म जो होता है वो होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट इक्वेशंस है वो A2 B2 C2। तो नेक्स्ट स्टेप का आपको यही करना है, A1 A2 B और इस A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू फाइंड कर लेना है। उसके बाद आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे फार्मूला पर लगा के। तो फार्मूला क्या है सर? x की वैल्यू, अब देखो x की वैल्यू आप निकालना चाहोगे तो लिखना इसीलिए x की जो फार्मूला है वो ये है B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन, यहाँ से है A1 क्या है सर? B2, सॉरी A1 B2 और माइनस A2 B1, ठीक है, ये है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। x की वैल्यू क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर x की जो वैल्यू हो जाएगा वो B1 का मान कितना है? B1 की मान आपका 1 है, तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए। फिर डॉट का मतलब गुना होता है। फिर C2 का मतलब कितना है सर? C2 का मतलब -4 है, तो यहाँ पे -4 डाल दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दीजिए। B2 की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे -1 कर दीजिए, ब्रैकेट बंद। फिर डॉट का मतलब गुना होता है। C1 की वैल्यू कितना है? कहोगे सर -2 है, तो यहाँ पे -2 कर दीजिए। बताओ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहाँ पे देखो, फिर A1 B2 है, A1 की वैल्यू कितना है? कहोगे सर A1 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 डाल दीजिए क्रॉस। B2 की वैल्यू कितना है? -1, तो यहाँ पे -1 डाल दीजिए। फिर माइनस है तो माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो A2 की वैल्यू कितना है सर? A2 की वैल्यू 1 है, तो A2 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए क्रॉस। B1 की वैल्यू कितना है सर? B1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए। कहोगे सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब यहाँ से आप x की वैल्यू आसानी से फाइंड कर पाओगे। 1 को अगर -4 से मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे, तो -4 होगा, तो यहाँ से -4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करना, माइनस माइनस प्लस, इसका काम खत्म। फिर प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही होगा। फिर अपॉन में कर दो। फिर यहाँ पे प्लस माइनस मतलब माइनस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 होगा। फिर माइनस है तो माइनस कर दीजिए। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहोगे सर नहीं है। अब यहाँ से आप x की जो वैल्यू है वो आसानी से फाइंड कर पाओगे। माइनस माइनस प्लस, प्लस का मतलब जोड़ना होता है। 4 और 2 को जोड़ोगे तो 6 होगा, यहाँ पे 6। आप कहोगे सर दोनों में बड़ा अंक 4 है, 4 के आगे माइनस है तो माइनस कर दीजिए, अपॉन माइनस माइनस प्लस, प्लस का मतलब जोड़ना। 1 और 1 मिलके 2 होता है, और दोनों में माइनस है तो माइनस कर दीजिए। आप कहोगे सर इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगा तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 हो जाएगा। मतलब इसीलिए जो x की वैल्यू हो गया वो 3 हो गया। x की वैल्यू कितना आ गया? 3 हो गया, है ना। तो x की जो वैल्यू है फाइंड हो गया बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी वे में। अब हम लोग y की भी वैल्यू पता करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सर, और y का जो फार्मूला है आप ये वाला पुट कर दीजिए, C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल दीजिए। कहोगे सर C1 की वैल्यू कितना है? C1 की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे -2 रख दीजिए। फिर क्रॉस A2 की वैल्यू कितना है सर? 1 है, तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए। फिर माइनस C2 की वैल्यू कितना है सर? -4 है, तो यहाँ -4 डाल दीजिए क्रॉस। A1 की वैल्यू कितना है? 1 है, तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए। फिर अपॉन A1 की वैल्यू 1 है, 1 डाल दीजिए। B2 की वैल्यू आपका -1 है, तो -1 डाल दीजिए। कुछ नहीं करना है भाई, बहुत आसान है, बस वैल्यू को पुट कर देना है उठाकर यहाँ पे, ठीक है। माइनस है तो माइनस कर दीजिए। A2 की वैल्यू कितना है? आप कहोगे सर A2 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए क्रॉस। B1 की वैल्यू कितना है? 1 है, तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए। दिक्कत है? कहोगे सर दिक्कत तो नहीं है। y की वैल्यू निकाल दो।
यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे ना तो -2 हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस माइनस प्लस, 4 को 1 से गुना करो 4, फिर यहाँ पे माइनस होगा, 1 को 1 से करो 1, फिर माइनस 1 को 1 से करो 1, फिर यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस का अर्थ होता है घटाना, 4 में से 2 घटाओगे 2, बड़ा अंक 4, 4 के आगे प्लस तो प्लस, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस का मतलब जोड़ना, 1 और 1 को जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, दोनों में माइनस है तो माइनस कर दो। मतलब यहाँ से y की वैल्यू प्लस को माइनस से डिवाइड करोगे इस माइनस होगा, 2 को 2 से भाग करोगे 1, मतलब यहाँ से y का जो वैल्यू हो गया वो -1 हो गया। y की वैल्यू कितना आ गया सर? -1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसीलिए x की जो वैल्यू है वो 3 होगा और y की वैल्यू -1, जो कि आपका आंसर हो गया। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। x की वैल्यू 3 होगा, y की वैल्यू -1 होगा, इसी को बोला जाता है वज्र गुणन विधि। ठीक है, आप कहोगे सर आंसर तो आप ला दिए, इसको वेरीफाई कौन करेगा? तो इसको वेरीफाई कीजिए कि क्या ये आंसर करेक्ट है। तो चलिए वेरीफाई करने का काम करते हैं। वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू है आपको इक्वेशंस में पुट कर देखना पड़ेगा। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया तो डेफिनेटली आंसर मेरा सही है। अगर ना देखो x की वैल्यू कितना है 3 है तो यहाँ पे 3 डाल दीजिए, y की वैल्यू कितना है सर -1 है तो यहाँ पे -1 डाल दीजिए। तो 3 में से 1 गया 2, इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर गया, पहला इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। सेकेंड नंबर की बात करते हैं तो देखो x की वैल्यू आपका 3 डालोगे, y की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस +1, 3 1 4, ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। कहने का मतलब है जो आंसर है मेरा करेक्ट है, आंसर को मतलब इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है। क्लियर यहाँ तक? तो चलिए आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर मिलते हैं अगले सवाल में और आसानी से सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को रिकॉल कीजिए, आपका रिप्ले करके उसको देख लीजिए। ठीक है, इसको नोट करिए। हो गया, चलिए लाइट का प्रॉब्लम था थोड़ा सा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, एकदम प्रॉपर ढंग से आप स्टडी कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक कर बढ़िया से इसको नोट्स डाउन कीजिए, नोट डाउन करिए, उसके बाद इसको रिकॉल कीजिए। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड नॉट श्योर द स्टैंडिंग डिसीजंस। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सेकेंड क्वेश्चंस और भी आसान है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। फर्स्ट सवाल आपका बन चुका है और सेकेंड सवाल में आ जाइए थोड़ा सा हल। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, आपको सर क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे दिया हुआ है 2x + 5, 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। ये आपके सामने इक्वेशंस है। तो स्टेप 1 आपको क्या करना है बताइए। स्टेप 1 है कि सबसे पहले समीकरण जो है, इक्वेशन जो है, आपको इसके फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 0 लाना पड़ेगा। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2x + y, 5 को इधर लाओगे तो -5 = 0 हो जाएगा। सेम टू सेम इस वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं।
तो 8 को उधर लाओगे तो -8 इक्वल टू 0। ये आपका स्टेप फर्स्ट है कि सबसे पहले इक्वेशंस को उसके मानक फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको करना क्या है सर, यहाँ से आप a1 की वैल्यू निकाल दीजिए, b1 की वैल्यू निकाल दीजिए, c1 की वैल्यू निकाल दीजिए, यहाँ से a2 की वैल्यू निकाल दीजिए और b2 की वैल्यू निकाल दीजिए और c2 की वैल्यू निकाल दीजिए। आपका अगर सर a1 b1 c1 इक्वेशन फर्स्ट से स्टार्ट होगा, फर्स्ट से हमको मिलेगा, और a2 b2 c2 इक्वेशन सेकेंड से हमको मिलेगा। कहोगे सर a1 क्या है, फर्स्ट वाले इक्वेशंस का x का कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो a1 की वैल्यू 2 हो गया। बहुत ही आसान है। आप कहोगे सर b1 की वैल्यू बता दीजिए, तो b1 मतलब इक्वेशन फर्स्ट का b जो है वो y का कोफिशिएंट है, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे प्लस सिर्फ y है तो 1 मान लेंगे, तो +1 है। सेम टू सेम c1 की बात करते हैं, तो c1 फर्स्ट इक्वेशंस का कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे -5 होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बढ़िया से? ओके, तो c1 की वैल्यू -5, b1 की वैल्यू 1, a1 की वैल्यू 2 होगा। सेम प्रोसेस अगर हम बात करते हैं a2 का, b2 का, c2 का, तो a2 b2 c2 इक्वेशन सेकेंड से हमको मिलेगा। तो a2 जो है वो सेकेंड इक्वेशंस का x का कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, तो कहोगे सर a2 की वैल्यू 3 हो गया। सेम टू सेम b2 की बात करते हैं, तो b2 जो है वो y का कोफिशिएंट है, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, कहोगे सर y की वैल्यू b2 की वैल्यू 2 होगा। फिर यहाँ पे c2 की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, -8, तो यहाँ पे -8 हो जाएगा। कहोगे सर यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से? कहोगे सर आ गया। फिर अब क्या करोगे, x और y की वैल्यू निकालने के लिए जो इक्वेशन का जो फार्मूला आपको बताया गया था, आपको वो चीज़ लिख देना है, b1 c2 b2 c1, और नीचे है a1 b2 a2 b1। बहुत ही आसान है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है सर, यहाँ से करना है कि इन सभी वैल्यू को इसमें आपको पुट करना है, x की वैल्यू निकाल जाएगा। फिर यहाँ पे b1 की वैल्यू कितना है, कहोगे सर b1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए क्रॉस। c2 की वैल्यू -8 है, तो यहाँ पे -8 डालना पड़ेगा, -8 डालना पड़ेगा। फिर माइनस है तो माइनस कर दीजिए, ठीक ना। फिर कहोगे b2 की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 डाल दीजिए क्रॉस। c1 की वैल्यू कितना है सर, -5 है, तो यहाँ पे -5 डाल दीजिए, -5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर a1 की वैल्यू 2 है, तो a1 की वैल्यू 2 डाल दीजिए क्रॉस। b2 की वैल्यू -2 है, नहीं सॉरी 2 है सिर्फ, तो 2 हो जाएगा। फिर माइनस a2 की वैल्यू 3 है, तो 3 डाल दीजिए क्रॉस। b1 की वैल्यू कितना है सर, 1 है, तो 1 डाल दीजिए। एकदम आसान है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी सवाल है। अगर एक बार आप ध्यान से समझोगे ना तो बिल्कुल आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, सब समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो माइनस प्लस माइनस, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर 8 होगा। फिर यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10 हो जाता है अपॉन, ठीक है ना। फिर 2 दूना 4, फिर माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 होगा। फिर यहाँ से आपको क्या समझ में आया, कहोगे सर माइनस प्लस का मतलब होता है माइनस, माइनस का अर्थ होता है घटाना। 10 में से 8 घटाओगे, कहोगे सर 2 होता है। और जो बड़ा नंबर है 10, 10 के आगे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा। और 4 में से 3 गया 1, तो कहोगे सर 2 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो 2 ही होता है, तो x की वैल्यू आपका 2 हो गया। x की वैल्यू कितना आ गया, 2 हो गया। समझ में आया इतना तक? कहोगे सर आ गया। फिर y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और या नाउ भी या अब भी लिख सकते हो, ठीक है। तो y की वैल्यू कितना है सर, y की वैल्यू c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये आपका y की वैल्यू है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सभी वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए। c1 की वैल्यू कितना है -5, तो यहाँ पे -5 डाल दीजिए क्रॉस। a2 की वैल्यू कितना है, a2 की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 डाल दीजिए माइनस। c2 की वैल्यू कितना है, c2 की वैल्यू -8 है, तो -8 डाल दीजिए क्रॉस। a1 की वैल्यू कितना है सर, a1 की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 डाल दीजिए अपॉन, ठीक ना। a1 की वैल्यू कितना है सर, a1 की वैल्यू 2 है, तो 2 डाल दीजिए क्रॉस। b2 की वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 डाल दीजिए। फिर माइनस a2 की वैल्यू कितना है 3, और b1 की वैल्यू कितना है सर, b1 की वैल्यू 1 है, तो 1 डाल दीजिए। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, माइनस हो जाएगा 5 3 15, फिर माइनस माइनस प्लस, 8 दूना 16 अपॉन, फिर 2 दूना 4, 3 एकम 3।
आप यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का अर्थ होता है घटाना। 16 में से 15 घटाओगे 1 होगा, और दोनों में बड़ा 16 है, प्लस है तो प्लस होगा। 4 में से 3 गया 1। अगर हम 1 को 1 से डिवाइड करें तो y की वैल्यू 1 हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा x की जो वैल्यू है वो 2 और y की वैल्यू 1, जो कि आपका आंसर हो गया। कहोगे सर आंसर को एक बार वेरीफाई कर दीजिए, क्या मेरा आंसर करेक्ट है? तो बिल्कुल आप वेरीफाई कर सकते हो। x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 रख के देखो, 2 दूना 4, यहाँ पे 4 हो गया। फिर यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, प्लस 1, 4 और 1 5 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करके देख लीजिए। कहोगे सर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 6, फिर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 2, तो 6 और 2 8, ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। मतलब मेरा जो आंसर है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, वो बिल्कुल करेक्ट है। आप इसको नोट करिए बढ़िया से। ठीक है, हो गया। आप क्या करो, वीडियो को पॉज करिए और बढ़िया से सही ढंग से आप इसको नोट करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से एक बार रिप्ले करिए, वीडियो को फिर से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बार बार देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस। अगर तब भी नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेकेंड और थर्ड नंबर सवाल को। और आसान सवाल है ये भी, एक बार देख लीजिए। बस ध्यान से पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम अब नहीं है, बहुत ही आसान, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है अब। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ते रहिए। चलिए थर्ड नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल को देख लीजिए एक बार। आप कहोगे सर तीसरा नंबर सवाल का जो इक्वेशंस है वो x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। कहोगे सर ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशंस को, इस समीकरण को आपको मानक फॉर्म के रूप में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशंस पहले से उस फॉर्म में दिया हुआ है, पहले से इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आसान है और सिंपल है। ठीक है, आप कहोगे सर इसको चेंज नहीं करना है, तो स्टेप 1 जो है वो गया काम से। स्टेप 1 आपको फॉलो नहीं करना, डायरेक्टली स्टेप 2 से आपको सॉल्व करना है। तो स्टेप 2 में क्या बताया था कि a1 की वैल्यू निकाल लीजिए, b1 की वैल्यू निकाल लीजिए, c1 की वैल्यू निकाल लीजिए और a2 की वैल्यू निकाल लीजिए, b2 की वैल्यू निकाल लीजिए और c2 की वैल्यू निकाल लीजिए। इतना चीज़ आपको पहले फाइंड करके रख लेना है और x और y की आसानी से वैल्यू आप पता कर सकते हो। आप कहोगे सर a1 की वैल्यू कितना है? a1 जो है वो इक्वेशन फर्स्ट का x का कोफिशिएंट है तो 1 होगा, b1 का मान y का कोफिशिएंट है तो -3 होगा, c1 की वैल्यू आपका -7 होगा। आ रहा है समझ में बढ़िया से? कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और a2 की वैल्यू कितना है सर? 3 है। a2 जो है वो सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 हो गया। b2 की वैल्यू इस y का कोफिशिएंट है आपका सेकेंड इक्वेशन में, तो -3 हो गया और c2 की वैल्यू -15 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो सबसे पहला स्टेप करना है क्या कि इसको आपको इसके फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अगर पहले से इक्वेशन इसके फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको स्टेप 2 को फॉलो करना है। ठीक है, तो स्टेप 2 क्या है सर? पहले इस सभी का वैल्यू फाइंड कर लेना, उसके बाद आप x और y की वैल्यू आसानी से पता कर सकते हो, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। x की वैल्यू पता करने के लिए आपको ये फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा b1c2, और ये फार्मूला कहाँ से आया इन सभी का कॉन्सेप्ट मैंने बता चुका हूँ, पहले आप जाके देखिए, पूरा फिर से वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। b1c2 माइनस b2c1 अपॉन फिर यहाँ पे a1b2 माइनस a2b1, ये आपका x की वैल्यू है। यहाँ से आप निकाल सकते हो वैल्यू, आपको कुछ नहीं करना है, इन सभी का वैल्यू इसमें पुट कर देना। कहोगे सर b1 है यहाँ पे, तो b1 का मान कितना है? -3 है, तो माइनस जहाँ भी आ जाए ना उसको ब्रैकेट में घेर दीजिए, आसानी रहेगी सॉल्व करते वक्त। फिर डॉट का मतलब गुना होता है। c2 की वैल्यू कितना है सर? -15 है, तो यहाँ पे -15 होगा। दिक्कत है? कहोगे सर नहीं। फिर माइनस है तो माइनस कर दीजिए। b2 की वैल्यू कितना है सर? -3 है, तो यहाँ पे b2 की वैल्यू भी कितना है? -3 है, तो यहाँ पे -3 डाल दीजिए। ठीक है, क्रॉस। फिर c1 की वैल्यू कितना है सर? -7 है, तो यहाँ पे -7 डाल दीजिए अपॉन। ठीक है, आ रहा है समझ में? आ रहा है। अब a1 की वैल्यू कितना है सर? a1 की वैल्यू 1 है, क्रॉस। b2 की वैल्यू कितना है सर? -3 है, तो यहाँ पे -3 डाल दीजिए। जहाँ जहाँ माइनस वहाँ ब्रैकेट लगाइए, बढ़िया लगेगा। फिर माइनस है तो माइनस। a2 की वैल्यू कितना है सर? 3 है, a2 की वैल्यू 3 डाल दीजिए, क्रॉस।
b1 की वैल्यू कितना है सर, b1 की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे -3 डाल दीजिए। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक ना, आसान है और इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगा, कहोगे सर x की वैल्यू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 3 45, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, आप प्लस माइनस माइनस, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 7 3 21, ठीक है, अपॉन, फिर माइनस प्लस माइनस, 3 को 1 से गुना करोगे 3 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। आसान है, सिंपल है, बेसिक कंसेप्ट आपको पता है तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कहोगे सर 45 में से 21 को घटाओगे तो 5 में से गया 4, 4 में से 2 गया 2, मतलब 24 होगा। फिर माइनस प्लस माइनस, माइनस का अर्थ घटाना होता है, 9 में से 3 घटाओगे तो 6 होगा। ठीक है ना, चलिए अब 24 को 6 से डिवाइड करोगे, भाग दोगे तो 6 चौका 24, मतलब 4 मंथ में कटेगा, मतलब x की वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। x की वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, तो इस इक्वेशंस का x की वैल्यू 4 आ गया। अब कहता है सर y की वैल्यू फाइंड कर दो, तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये चीज़ लेना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा और y इक्वल टू क्या है सर, c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। अब यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो। c1 की वैल्यू कितना है सर, c1 की वैल्यू -7 है, तो यहाँ पे -7 क्रॉस, जहाँ भी माइनस वहाँ ब्रैकेट करना अच्छा लगेगा। a2 की वैल्यू कितना है सर, 3 है, तो a2 की वैल्यू 3 माइनस c2 की वैल्यू कितना है सर, -15 है, तो यहाँ पे -15 डाल दीजिए। फिर क्रॉस a1 की वैल्यू कितना है सर, 1 है, a1 की वैल्यू 1 होगा, आ रहा है समझ में। फिर यहाँ पे a1 की वैल्यू कितना है, 1 है, क्रॉस b2 की वैल्यू कितना है सर, -3 है, ठीक है ना, माइनस a2 की वैल्यू कितना है, 3, और b1 की वैल्यू कितना है, -3 है। समझ में आ रहा है, कहोगे सर आ रहा है समझ में। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, 7 3 21, फिर माइनस माइनस क्या होता है सर, प्लस है, 15 एकम 15 होता है, फिर अपॉन माइनस होगा 3, 3 एकम 3, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 तिहाई 9। समझ में आ रही है, कहोगे सर आ रही है। अब 21 में से 15, देखो माइनस प्लस मतलब माइनस, माइनस का मतलब घटाना होता है, 21 में से 15 घटाओगे तो कहोगे सर 6 होता है, और दोनों में बड़ा 21 से माइनस है तो माइनस कर दीजिए। फिर यहाँ पे 9 में से 3 गया, कितना हो गया सर, 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो सर, 6 से 6 कट गया, -1, ठीक है ना, तो y की वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। तो यहाँ से मुझे मिल गया सर, यहाँ से मुझे मिल गया, इसीलिए x की जो वैल्यू है वो 4 है और y की वैल्यू -1 है। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -1, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आप कहोगे सर आंसर को एक बार वेरीफाई करके देख लीजिए, क्या आंसर मेरा जो आया वो करेक्ट है, तो बिल्कुल आप वेरीफाई कर सकते हो। x की वैल्यू कितना है, 4 है, तो क्या यहाँ पे 4 रख के देखिए क्या इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है, तो रखने का प्रयास कीजिए, x की वैल्यू 4, ठीक है। और y की वैल्यू कितना है सर, y की वैल्यू -1 है, और -1 रख दीजिए। अगर इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है तो बिल्कुल मेरा करेक्ट आंसर है। तो y की वैल्यू -1 डालिएगा, तो -1 डालिएगा तो माइनस माइनस क्या होता है, +3 हो जाएगा, 3 एकम 3 होगा, फिर -7। क्या इसको जोड़ने पर घटाने पर 0 आता है, कहोगे सर आता है। देखो 4 3 7 में से 7 गया 0, मतलब इक्वेशंस को वेरीफाई कर गया, मतलब जो आंसर है वो करेक्ट, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन को भी वेरीफाई कर सकते हो, बहुत आसान है। x की वैल्यू 4 है, तो 4 3 कितना हो गया, 12, यहाँ पे 12 हो गया, फिर माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, क्योंकि y का मान -1 है, और माइनस मिलके प्लस होता है, 3 होगा, और 12 3 15 में से 15 गया 0, मतलब ये भी इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है, मतलब दोनों इक्वेशंस को वेरीफाई कर रहा है, अर्थात वो जो आपका आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसको आप बढ़िया से नोट करिए, फिर मिलते हैं 4th नंबर सवाल में। बहुत आसान है, ईजी है। हो गया, देखिए एक बार वीडियो को मतलब रिप्ले कर लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, और वीडियो को पॉज करके बढ़िया से नोट्स बनाइए, ठीक है। चलते हैं अगली सवाल में, ठीक है।
सभी कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा आपको, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा एग्जाम के पहले। बस आप बने रहे मेरे साथ, कहीं जाइएगा मत, बहुत ही आसानी से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हल नंबर 4, ठीक है। तो हल नंबर 4 का जो इक्वेशन है आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला दिया हुआ है 8x प्लस और 5y इक्वल टू 9 और नेक्स्ट 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन दिया हुआ है। कहता है सर इस इक्वेशन को वज्र गुणन विधि से सॉल्व करें, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहला काम है कि आपको इसके फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप यही है, किसी भी इक्वेशंस को पहले इसके मानक फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले आप चेंज कर लीजिए इसके फॉर्म में। तो यहाँ से हो जाएगा 8x प्लस 5y और 9 उठ के इधर आएगा तो -9 इक्वल टू इधर बचेगा 0। सेम कहानी यहाँ पे करना है, 3x प्लस 2y 4 आएगा इधर तो -4 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहोगे सर यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड जो स्टेप है आपको फाइंड करना है a1 की वैल्यू, आपको फाइंड करना है b1 की वैल्यू, आपको फाइंड करना है c1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू फाइंड करना है, b2 की वैल्यू फाइंड करना है और c2 की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इस सभी का वैल्यू पहले पता कर लीजिए। आपको पता है कि सर a1 b1 और c1 जो है वह फर्स्ट इक्वेशंस का है और a2 b2 c2 आपका सेकेंड इक्वेशंस का है। जो a1 है ना वो पहले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे देख लो ना भाई x का कोफिशिएंट, ठीक है। तो a1 की वैल्यू 8 हो गया, b1 की वैल्यू y का कोफिशिएंट 5 और c1 की वैल्यू आपका -9 है तो -9 हो गया, ठीक ना। यहाँ तक a2 की वैल्यू कितना है सर? 3 है, x का कोफिशिएंट सेकेंड वाले इक्वेशंस का, तो यहाँ पे 3 हो गया। b2 की वैल्यू 2 हो गया, y का कोफिशिएंट, और c2 की वैल्यू आपका -4 है तो यहाँ पे -4 हो गया। ये आपका सेकेंड स्टेप है। पहला स्टेप है कि उस इक्वेशंस को उसके मानक फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद आपको इन सभी चीज़ों का वैल्यू पता करना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए उसके बाद आपको करना क्या है सर? x की वैल्यू निकालने के लिए इसका जो फार्मूला है आप यहाँ पे लिख लीजिए, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन, ठीक है ना, a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। अब यहाँ से आप x की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हो। इन सभी आपको वैल्यू को इसमें पुट करना है। b1 की वैल्यू कितना है सर? 5 है तो यहाँ पे 5 डाल दीजिए क्रॉस। c2 की वैल्यू कितना है सर? -4 है तो यहाँ माइनस, जहाँ जहाँ माइनस वहाँ ब्रैकेट बना दीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर माइनस है तो माइनस, b2 की मान कितना है? 2, यहाँ पे 2 डाल दीजिए और c1 की वैल्यू कितना है सर? -9 तो -9 डाल दीजिए अपॉन a1 की वैल्यू कितना है? 8 तो यहाँ पे 8 डालिए क्रॉस। b2 की वैल्यू कितना है? 2 तो यहाँ पे 2 डालिए। फिर माइनस a2 की वैल्यू कितना है? 3 तो 3 डाल दीजिए और b1 की वैल्यू कितना है सर? 5 तो 5 डाल दीजिए, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा, देखो माइनस प्लस माइनस 5 का 20, फिर माइनस माइनस प्लस 9 दूना 18 अपॉन 8 दूना कितना होता है? 16, फिर माइनस 5 3 कितना होता है? 15, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? बेसिक मैथ क्लियर है तो आपको समझ में आता होगा। अगर नहीं आता है तो पहले जाके बेसिक मैथ को कंप्लीट करिए, तभी जाकर आपको ये समझ में आएगा। क्लियर है? देखो माइनस प्लस का मतलब होता है माइनस, माइनस का मतलब घटाना। 20 में से 18 घटाओगे तो 2 होगा, और इसमें बड़ा अंक 20 है तो -2 हो जाएगा तो -2। और 16 में से 15 गया 1, मतलब अगर हम -2 को 1 से डिवाइड करें तो -2 ही होगा। x की वैल्यू आपका -2 आ गया। अब कहता है सर y का भी वैल्यू फाइंड कर दीजिए। y की वैल्यू आपको यहाँ से पता करना है, तो y की वैल्यू क्या हो सकता है बताओ? y की वैल्यू आपका है c1a2 माइनस c2a1, c1a2 माइनस c2a1। एक मिनट, ठीक है। देखो तो वहाँ पे y की वैल्यू c1a2 माइनस c2a1, ठीक है, और यहाँ पे है a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। और यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। c1 की वैल्यू कितना है? -4 है, नहीं -4 नहीं है सर, -9 है, ठीक है। यहाँ से -9 डाल दीजिए, जहाँ माइनस वहाँ ब्रैकेट कीजिएगा, फिर यहाँ पे क्रॉस। a2 की वैल्यू कितना है? 3 है, यहाँ पे 3 डाल दीजिए, माइनस c2 की वैल्यू कितना है? c2 की वैल्यू -4 है, यहाँ पे -4 डाल दीजिए, फिर क्रॉस। a1 की वैल्यू कितना है सर? 8 है,
यहाँ पे 8 डाल दीजिए, फिर अपॉन A1 की वैल्यू कितना है 8 और B2 की वैल्यू कितना है, B2 की वैल्यू आपका यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 डाल दीजिए, फिर माइनस A2 की वैल्यू कितना है, A2 की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 डाल दीजिए क्रॉस। B1 की वैल्यू कितना है, B1 की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 5 डाल दीजिए। ठीक है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान है। Y की वैल्यू निकाल दीजिए, कहोगे सर माइनस 9 3 27, फिर माइनस माइनस प्लस 8 चौका 32, ठीक है ना, अपॉन 8 दूना कितना होता है 16 माइनस 5 3 15। आप कहोगे सर यहाँ से 27 और 32 है तो माइनस प्लस का मतलब माइनस होता है, माइनस का मतलब घटाना होता है, तो 32 में से अगर 27 घटाओगे तो 5 होगा शायद, है ना, और 16 में से 15 घटाओगे 1, तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू कितना आ गया सर 5 आ गया y की वैल्यू। इसीलिए x की जो वैल्यू हो गया वो -2 और y की वैल्यू सर 5 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। आप कहोगे सर इस आंसर को आप एक बार वेरीफाई कर दीजिए, ठीक है, क्या ये आंसर सही है या गलत। तो वेरीफाई करना है तो x की वैल्यू कितना है सर -2 है, यहाँ पे -2 डालना पड़ेगा, तो 8 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिए -16 होगा, 8 दूना 16। फिर यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 5 है, तो 5 को 5 से गुना करोगे 50 25 होगा। आप कहोगे सर 16 में से 25 घटाओगे 9 होगा, और बड़ा अंक 25 है, प्लस है, तो प्लस मतलब इक्वेशंस को वेरीफाई कर गया, अर्थात आंसर इज़ करेक्ट। ठीक है, अगला इसको भी वेरीफाई करवा दीजिए। तो x की वैल्यू -2 है, तो -2 यहाँ पे डालोगे तो -6 होगा, फिर 5 दूना 10 होगा। ठीक है, 10 में से 6 घटाओगे 4 आ गया, मतलब ये भी इक्वेशंस को वेरीफाई कर गया, मतलब दिए गए इक्वेशंस का जो आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है, कहीं से भी कोई एरर नहीं है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर अब मिलते हैं अगला सवाल में 5 नंबर सवाल में। उसके बाद आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए मिलेंगे और दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अगर सॉल्व नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट में कीजिएगा, उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पहले आप इसको नोट करिए बढ़िया से। हो गया, वीडियो को पॉज करिए बढ़िया से, उसके बाद आप नोट करिए, फिर हम मिलते हैं अगले सवाल में। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट सवाल आज की क्लास का 5। देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है वो px प्लस qy इक्वल टू p माइनस q। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। py इक्वल टू p प्लस q, ये इक्वेशंस है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले इसके मानक फॉर्म के रूप में चेंज करना है, मानक रूप में चेंज करना है, मतलब इसको इसके फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, तो ध्यान समझिएगा, px प्लस qy, और इस वाले पार्ट को उठाकर इधर लाना पड़ेगा, तो यह माइनस हो जाएगा p माइनस q। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो अगर सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। फिर यहाँ पे चलेंगे q ऑफ x माइनस p ऑफ y, फिर इसको उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा p प्लस q। ठीक है ना, कुछ नहीं किए, थोड़ा सा बस इसको पूरा उठाकर इधर ले आइए, और जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए, आसानी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि सर यहाँ से a1 की वैल्यू निकाल लीजिए, b1 की वैल्यू निकाल लीजिए, c1 की वैल्यू निकाल लीजिए, और आप a2 की वैल्यू निकाल लीजिए, b2 की वैल्यू निकाल लीजिए, और c2 की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, आप कहोगे सर a1 की जो वैल्यू हो जाएगा वो पहला इक्वेशंस का x का कोफिशिएंट होगा, तो x का कोफिशिएंट p है, तो a1 की वैल्यू p हो जाएगा। b1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट q है, तो q हो गया। और c1 की वैल्यू आपका कितना है सर, माइनस p माइनस q, ये आपके सामने पूरा c1 है। ठीक है, फिर अगला a2 की जो वैल्यू होगा वो q होगा, मतलब सेकेंड इक्वेशंस का x का कोफिशिएंट आपका हो जाएगा a2। b2 की बात करते हैं तो ये y का कोफिशिएंट होता है और y का माइनस p कोफिशिएंट है, तो b2 की वैल्यू माइनस p हो जाएगा। c2 की वैल्यू बात करते हैं तो c2 आपके सामने माइनस p प्लस q है, माइनस p प्लस q है c2 की वैल्यू। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? कहोगे सर नहीं।
अब जो अगला स्टेप है, मुझे x और y की वैल्यू पता करना है, और x की जो वैल्यू है दोस्तों b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है कि सभी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कहोगे सर b1 की वैल्यू कितना है, b1 की वैल्यू q है, यहाँ पे q डाल दीजिए, q क्रॉस c2 की वैल्यू कितना है सर, माइनस, ध्यान रखना माइनस p प्लस q है, p प्लस q है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बस ध्यान से समझने का प्रयास करना, थोड़ा सा टिपिकल्ट है लेकिन बहुत ही आसान है। अगर अच्छा मतलब सिंपल तरीका से धीरे धीरे सॉल्व करोगे तो ये आसान क्वेश्चन है, इजीली आपको समझ में आएगा। फिर आप माइनस है तो माइनस कर दीजिए, b2 की जो वैल्यू है वो माइनस p है, तो जैसे ही माइनस आ गया ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर यहाँ पे डॉट है, डॉट का मतलब गुना होता है। c1 की जो वैल्यू है माइनस p माइनस q है, माइनस p माइनस q है, ध्यान रखना माइनस p माइनस q है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कहोगे सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। आगे चल देते हैं, a1 की वैल्यू आपका p है तो यहाँ पे p डाल दीजिए क्रॉस, b2 की वैल्यू कितना है सर, b2 की वैल्यू माइनस p है तो माइनस p डाल दीजिए, ठीक है। फिर माइनस माइनस कर दीजिए। a2 की जो वैल्यू है ना, a2 की वैल्यू आपका q है तो q डाल दीजिए। फिर क्रॉस b1 की वैल्यू आपका q है तो यहाँ पे q डाल दीजिए, कहीं से भी कोई एरर है नहीं। अब आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, अब आप इसको क्या करो, सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। x की जो वैल्यू है, आप कहोगे सर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस, फिर p को q से गुना करोगे ना तो pq हो जाएगा। बस ध्यान से समझने का प्रयास करिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। p को q से मल्टीप्लाई करोगे pq होगा, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए, और q को q से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो q स्क्वायर हो जाएगा। बात को गहराई से समझना, बात को गहराई से समझना। लेकिन अगर इस ब्रैकेट को हटाना चाहते हो ना तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान से समझना, माइनस प्लस यहाँ पे माइनस होगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अगला माइनस और माइनस प्लस, मतलब इसका काम खत्म हो गया। यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दीजिए। देखो माइनस और माइनस प्लस होता है, इसका काम खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है मतलब इसका काम खत्म हो गया, इसको हटा के चलो, आसान होगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस पी गुने पी तो कितना होता है सर, माइनस पी स्क्वायर। फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, पी को क्यू से गुना करो पी क्यू हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, कहोगे सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। माइनस माइनस प्लस पी क्यू हो जाएगा, पी को क्यू से गुना करो। फिर नीचे देखो माइनस प्लस माइनस, पी को पी से गुना करोगे ना तो पी स्क्वायर, फिर माइनस क्यू स्क्वायर। कहोगे सर यहाँ तक दिक्कत है नहीं, एक्स की वैल्यू। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना, यहाँ पे पी क्यू प्लस में है, यहाँ पे पी क्यू माइनस में है, तो भाई दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पे देखो ऊपर में जो बच गया माइनस पी स्क्वायर, देखना ध्यान से, माइनस पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर ऊपर में बचा, और नीचे भी सेम है सर कि माइनस पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर, नीचे भी सेम है। आप कहोगे सर ऊपर सेम है और नीचे सेम है तो दोनों कट जाएगा, 1 बना देगा, मतलब x की जो वैल्यू हो गया वो 1 हो गया। क्लियर है। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए ना, तो y की वैल्यू पता करने के लिए y वाले फार्मूला लेना पड़ेगा, c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, ठीक है ना। अब यहाँ से आप y की वैल्यू निकालिए। कहोगे सर c1 की जो वैल्यू है वो माइनस p माइनस q है, तो माइनस p माइनस q है, और a2 की वैल्यू है q, तो यहाँ पे q डाल दीजिए क्रॉस करके, ठीक है। फिर माइनस c2 की वैल्यू है माइनस, माइनस पहले से ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस p प्लस q है, तो पहले आप a1 की वैल्यू ही लिख लीजिए, a1 की वैल्यू p है, डाल लीजिए a1 की वैल्यू p है क्रॉस माइनस, और जो ac2 की वैल्यू है वो p प्लस q है। यहाँ तक बताओ समझ में आया, बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत आसान है। a1 की वैल्यू पहले लिख दिया p, फिर c2 की वैल्यू माइनस p प्लस q है तो यहाँ पे डाल दिया माइनस p प्लस q। सेम कहानी नीचे करेंगे, a1 की वैल्यू आपका वहाँ पे p है, b2 की वैल्यू यहाँ पे माइनस p है, ठीक है। a2 की वैल्यू आपके सामने q है और b1 की वैल्यू q है, ठीक है ना। चलिए y की वैल्यू निकाल लीजिए। आपको सर माइनस पी क्यू हो जाएगा, माइनस पी क्यू हो जाएगा,
क्योंकि माइनस पी को क्यू से गुना करो माइनस पी को, माइनस माइनस प्लस क्यू को क्यू से गुना करो भाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस। ध्यान से समझने का प्रयास करना, बहुत ही आसान है, ईजी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जाए, कहोगे सर माइनस माइनस प्लस पी को पी से गुना करो पी स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझना, माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, अब प्लस प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा आप सभी को। माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस 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 होगा, पी को क्यू से गुना करो पी क्यू हो जाएगा। कहोगे सर यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। पी को पी से गुना करो सर माइनस पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर। कहोगे सर यहाँ पे पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, क्योंकि दोनों प्लस माइनस है ना। तो यहाँ से क्या मिल गया सर, y का मान ऊपर बच गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अब माइनस नीचे कॉमन लोगे तो नीचे भी बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कहोगे सर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सभी कैंसिल हो गया, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, अब 1 को 1 से डिवाइड करो 1 और माइनस है तो -1। कहने का मतलब मेरा ये है कि x की वैल्यू आपके सामने 1 आ गया और y की वैल्यू आपके सामने -1 हो गया, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस इक्वेशंस का जो वैल्यू होगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। आप कहोगे सर इक्वेशंस में इस आंसर को आप एक बार वेरीफाई कर दीजिए, तो बिल्कुल आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन एक बार मैं आपको वेरीफाई मतलब इसका करके बता देता हूँ। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे आप वेरीफाई करिए। x की मान 1 है तो 1 डालोगे तो भाई p होगा, p को 1 से गुना करो p प्लस q को, देखो y की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और q को 1 से गुना करो q, p माइनस क्यू इक्वेशंस को वेरीफाई कर गया, मतलब दिए गए इक्वेशंस का जो आंसर आया है वो करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। इसको भी आप वेरीफाई कर लीजिए घर पे, ये भी करेक्ट होगा, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज की क्लास का ये लास्ट सवाल था, जो कि बहुत ही आसान था। आशा करता हूँ आपके पूरे जो कॉन्सेप्ट है बज्र गुणन विधि आपको समझ में आया होगा। तो ये कंसेप्ट, ये जो विधि है वो ख़त्म हो चुका है। तीनों जो अलजेब्रिक फंक्शन थे, अलजेब्रिक मेथड थे, वो तीनों विधि मैंने आपके सामने ख़त्म कर दिया है। अब जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग लैंग्वेज आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो पहले एक बार छोटा सा क्वेश्चंस है, आप होमवर्क के लिए ले लीजिए ताकि आप घर पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कल की क्लास में कौन सी टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको आप बढ़िया से पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए होमवर्क के लिए ले लीजिए। 2 सवाल आपके सामने होमवर्क के लिए मैं दूंगा आपको, ठीक है। सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। पहला सवाल आपके सामने है ax प्लस by इक्वल टू c, और नेक्स्ट है bx प्लस ay इक्वल टू 1 प्लस c, ठीक है। सेकेंड सवाल है आपके सामने 4x प्लस 5y इक्वल टू -1 और 9x प्लस 2y इक्वल टू -2, ठीक है। ये आपके सामने 2 सवाल है, जो दोनों सवाल को आपको बज्र गुणन विधि के से आपको सॉल्व करना है। तो इसको आप लिख लीजिए बढ़िया से। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में हम लोग लैंग्वेज आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, या हो सकता है जो ग्राफिकल विधि है, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, उस पर हम लोग डिस्कस कर ले। लेकिन ज़्यादा चांसेस है हम लोग लैंग्वेज पर जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सभी क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करके पहले वो लास्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग ग्राफिकल विधि से सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका जो चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण वो ख़त्म हो जाएगा। और इस चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, समांतर श्रेणी, या हो सकता है द्विघात बहुपद हम लोग स्टार्ट कर दें। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक ले थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।